हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी से एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नज़र डालते हैं कि क्लास 10th एनसीईआरटी से हम लोगों ने अब तक कौन कौन से चैप्टर पूरे कर लिए हैं। जो भी चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु जस्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है। हम लोगों ने जैव प्रक्रम पूरा कर लिया है, नियंत्रण एवं समन्वय पूरा कर लिया है, जीव जनन कैसे करते हैं पूरा कर लिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एवं उसके यौगिक इस वाले वीडियो से। कार्बन एवं उसके यौगिक अध्याय 4 में ये नई वाली एनसीईआरटी है ना। ये न्यू एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर्स हैं। नई वाली एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर्स हैं। इससे पहले वाली अगर आप एनसीईआरटी देखते हैं तो उसमें अध्याय 5 में आपको दिखेगा आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। लेकिन अब ये आपको नहीं पढ़ना है। क्लास 10th के अंदर ये चैप्टर अब आपको नहीं पढ़ना है। 2024 के अंदर रेलवे के जो भी एग्जाम्स हुए हैं, है ना, रेलवे के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें आवर्त सारणी से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, है ना। अगर आप 2024 से पहले वाले एग्जाम को देखेंगे तो उसमें आवर्त सारणी से प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन 2024 में जो भी पेपर रेलवे के अंदर हुआ उसमें आवर्त सारणी से प्रश्न नहीं पूछा गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो चैप्टर हटा दिया गया है क्लास 9th और 10th से, उससे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। जैसे क्लास 9th से जीवों की विविधता चैप्टर को हटा दिया गया है, उससे भी प्रश्न नहीं पूछे गए रेलवे के अंदर 2024 में। तो जो भी चैप्टर्स हटा दिए गए हैं एनसीईआरटी से, रेलवे के अंदर प्रश्न उस चैप्टर से नहीं पूछे गए हैं 2024 के अंदर। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं रेलवे के अलावा, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें सिलेबस में मेंशन है कि क्लास 9th क्लास 10th तक का ही साइंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, आवर्त सारणी चैप्टर नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब जो चैप्टर हटा दिया गया है एनसीईआरटी से वो सब आपको नहीं पढ़ने हैं। लेकिन मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आवर्त सारणी फिर भी पढ़ाइए, है ना। भावुक हो जाएंगे आप कि नहीं नहीं मुझे तो ये चैप्टर भी पढ़ना है, जीवों की विविधता चैप्टर जो है जिसमें एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ते हैं वो भी पढ़ना है। तो आपकी भावनाओं की कदर करते हुए ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। पहला काम आपको क्या करना है कि जो चैप्टर्स दिए हुए एनसीईआरटी में, नई वाली एनसीईआरटी में, वो आपको पूरे कर लेने हैं। उसके बाद हम लोग इस वाले चैप्टर को पढ़ेंगे जो हटा दिया गया है। तो कार्बन एवं उसके यौगिक के बाद हम लोग करेंगे फिजिक्स स्टार्ट, है ना। ये पूरा चैप्टर हम लोग करेंगे, है ना। ये लाइट चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और हमारा पर्यावरण, इन सारे को हम लोग पूरा करेंगे। कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग आनुवंशिकता पढ़ लेंगे। उसके बाद क्लास 9th के फिजिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। लास्ट में जाकर के हम लोग आवर्त सारणी और जीवों में जो विविधताएं हैं, यानी जिसमें हम लोग पादप जगत और जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे, उन सारे को पूरा करेंगे। पहले तो हम लोग नई वाली एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स दिए गए हैं उन सारे को ही कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ही हम लोग जो चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे। और आप भी जब पढ़ाई करेंगे या फिर रिवीजन करेंगे तो आवर्त सारणी, है ना, या फिर जीवों में विविधताएं चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे उसको आखिरी में रिवाइज करना। पहले आप इन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना। 2024 में जो चैप्टर्स हटा दिए गए एनसीईआरटी से वहां से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, ठीक। तो कार्बन एवं उसके यौगिक हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। मैंने चैप्टर का नाम दिया है कार्बन, और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। काफी कुछ आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, एक बड़ा चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर 4 पार्ट्स आएंगे, ये हमारा पार्ट 1 है। अगर आप साइंस की तैयारी मेरे से करना चाहते हैं, एकदम डीप डाइव करना चाहते हैं साइंस के अंदर, तो आप हमारे साइंस फाउंडेशन वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन पे जाकर के, ऐप पे जाकर के, ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस कोर्स के अंदर ये सारे पीडीएफ जो है एज अ बोनस आपको दिया जाता है अलग से। अगर आप इसको बाई करते हैं तो आपको अलग से पे करना पड़ता है, लगभग 160। तो काफी सारे एमसीक्यूज हैं जो फ्रेम किए गए हैं एनसीईआरटी से, है ना। एनसीईआरटी से काफी सारे प्रश्न जो है यहाँ से बनाए गए हैं। तो एज अ बोनस जो है आपको ये सारे पीडीएफ इस कोर्स के अंदर मिल जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे और काफी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। लगभग सारे ही प्रश्न जो है क्लास 10th से पूछे गए थे। तो अगर आप
उन सारे प्रश्नों का डिटेल डिस्कशन चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको वो सारे ही क्वेश्चंस जो है जो पूछे गए थे 99 शिफ्ट्स के अंदर, वो सारे के सारे मिल जाएंगे आपको 99 टेस्ट के अंदर। यानी सारे क्वेश्चंस को जो शिफ्ट वाइज पूछे गए थे उन सारे को टेस्ट सीरीज में कन्वर्ट कर दिया गया है। साथ में आपको A4 साइज में इसमें प्रिंटेबल PDF आपको मिल जाएगा डिटेल सोल्यूशन के साथ। और यहाँ भी इन सारे एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का जो है आपको PDF मिल जाएगा एज अ बोनस, है ना, एज अ बोनस दिया जाता है। अगर आप अलग से बाई करते हैं इन PDF को तो आपको जो है अलग से पे करना पड़ता है लगभग 100 रुपये। ठीक, तो ये सारे PDF जो है मिल जाएंगे आपको एज ए बोनस इस कोर्स के अंदर। तो अगर आप चाहे तो अगर आप इस वाले कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर इस वाले कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऐप पर जा करके ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अध्याय 4 हम लोग पढ़ेंगे अब कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कार्बन के बारे में हम लोग पहले कुछ बातें जानेंगे और कार्बन से बने हुए जो यौगिक होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ यौगिकों के बारे में, कार्बन के तो बहुत सारे यौगिक हैं, लाखों की संख्या में यौगिक हैं, हम लोग कुछ यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने अनेक ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम कुछ अन्य रोचक यौगिकों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम एक तत्व के रूप में कार्बन का भी अध्ययन करेंगे, यानी कार्बन को एज ए एलिमेंट भी पढ़ेंगे और इस चैप्टर के अंदर हम लोग कार्बन के यौगिक के बारे में भी पढ़ेंगे। कार्बन क्या है? कार्बन अपने आप में एक तत्व है, तो एक तत्व के रूप में भी हम लोग कार्बन को पढ़ेंगे और इस कार्बन तत्व से बने हुए यौगिक के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां हम एक तत्व के रूप में कार्बन का भी अध्ययन करेंगे जिसका हमारे लिए तात्विक एवं संयुक्त दोनों रूप से अत्यधिक महत्व होता है। यानी कार्बन का महत्व तत्व के रूप में भी है ना, एक तत्व के रूप में भी है और संयुक्त रूप से भी है, यानी कि कार्बन के यौगिक के रूप में भी है। एक्टिविटी 4.1 में आपको क्या कहा गया है देखो, सुबह से आपने जिन वस्तुओं का उपयोग अथवा उपभोग किया हो उनमें से 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। भाई मॉर्निंग से आपने जितने भी वस्तुओं का उपयोग किया है, उपभोग किया है, उनमें से 10 वस्तुओं का क्या करना है, आपको लिस्ट बनाना है। इस सूची को अपने सहपाठियों द्वारा बनाई सूची के साथ मिलाइए तथा सभी वस्तुओं को साथ में दी गई सारणी में वर्गीकृत कीजिए। तो आपको करने हैं, आपको फ्रेंड्स को भी करने हैं और फिर आपको मैच करना है कि भाई किसने कौन से लिस्ट बनाए हैं और आपको इस कॉलम में भरना है धातु से बनी हुई वस्तु जो है, कांच या मिट्टी से बनी हुई वस्तु जो है और अन्य पदार्थ से बनी हुई जो वस्तु है उन सारे को यहाँ पर लिखना है। एक से अधिक सामग्रियों से बनी वस्तुओं को सारणी के उपयुक्त स्तंभों में रखें। तो ये सब जो स्कूल के बच्चों को कहा जा रहा है, आपके लिए कुछ भी यहाँ पर यूजफुल नहीं है। फिर कहा जा रहा है आपके द्वारा भरी हुई उपर्युक्त सारणी के अंतिम स्तंभ में आने वाली वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। आपके शिक्षक आपको बताएंगे इनमें से अधिकांश वस्तुएं कार्बन के यौगिकों से बनी हैं। इसका परीक्षण करने के लिए क्या आप कोई विधि सोच सकते हैं? कार्बन से युक्त यौगिकों जलाने पर क्या उत्पाद मिलेगा? क्या आप इसकी पुष्टि करने वाले किसी परीक्षण को जानते हैं? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको चैप्टर के अंदर मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। यानी अभी तक जो आपने पढ़ा कुछ भी यूजफुल नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके द्वारा सूचीबद्ध की गई भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि अनेक वस्तुएं इस सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित होती है ना, कार्बन पर आधारित होती है। यानी जो भोजन आप खाते हैं, कपड़े जो पहनते हैं, दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जो बुक्स आप पढ़ते हैं, सब किस पे आधारित है? कार्बन तत्व पे। इनके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है। भूपर्पटी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। देखो जितने भी लिविंग्स हैं उनके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब कार्बन पर आधारित है ना। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, अमीनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, जो भी आप संरचनाएं अपने बॉडी के अंदर देखते हैं सब कार्बन पर आधारित है। लेकिन नेचर में कार्बन कितना है ये देखो आप। जो पृथ्वी की भूपर्पटी है, जो वायुमंडल है, इसमें अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। भूपर्पटी में खनिजों के रूप में कार्बन केवल 0.02% है।
खनिज के रूप में, जैसे कि कार्बोनेट के फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में, कोयला है, पेट्रोलियम है, इन सारे में कार्बन है, इन सारे को मिला दो तो 0.02% कार्बन उपस्थित है। भूपर्पटी और वायुमंडल दोनों मिलाकर के हम बात कर रहे हैं तो बहुत कम है, अल्प मात्रा में है। कार्बन उपस्थित है ना 0.02%, तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। तो कार्बन डाइऑक्साइड खुद जो है कम अमाउंट में है, तो कार्बन भी जो है इसमें कम अमाउंट में है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है। इस अध्याय में हम कार्बन के इन गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण कार्बन इतना महत्वपूर्ण है। तो देखो, कार्बन जो है नेचर में अल्प मात्रा में है, बहुत ही कम मात्रा में है, अल्प मात्रा नहीं अत्यंत अल्प मात्रा में है, लेकिन फिर भी कार्बन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कमाल की बात यह है कि कार्बन देखो नेचर में अत्यंत अल्प मात्रा में है, लेकिन जितने भी तत्व अब तक खोजे गए हैं उन सारे के जितने भी यौगिक होते हैं उनसे कई गुना ज्यादा अकेला कार्बन का यौगिक होता है। अत्यंत अल्प मात्रा में मौजूद है, लेकिन फिर भी कार्बन के यौगिक सबसे ज्यादा है। सारे तत्व के यौगिक एक तरफ कर दो तो उससे भी कई गुना ज्यादा सिर्फ कार्बन के यौगिक आपको मिलेंगे। तो भाई कार्बन के पास ऐसी खासियत होगी ना जो इतने सारे यौगिक को बना पा रहा है। उन सारे विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्यों कार्बन इतना महत्वपूर्ण है, राइट। और कार्बन के पास भाई ऐसे कौन से गुण हैं जिनके कारण इतने सारे यौगिक ये बना पाते हैं। अगर हम बाकी सारे तत्वों के यौगिकों से तुलना करें तो कई गुना ज्यादा है ना, लाखों की संख्या में इनके यौगिक आपको मिलेंगे। तो ये जो परसेंटेज दिया गया है, ये परसेंटेज आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कार्बन में आबंधन, सह संयोजी आबंध। आपने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था धातु अधातु वाले चैप्टर में। जो धातु अधातु के बीच में बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनता है। धातु इलेक्ट्रॉन खोती है और अधातु उसको एक्सेप्ट करती है, उससे बनता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक आबंध, आयनिक बंध भी बोल सकते हो आप। कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? तो सह संयोजी आबंध बनाता है, अंग्रेजी में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन। कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। पिछले अध्याय में यानी कि धातु अधातु चैप्टर में हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों का अध्ययन किया। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। आपने पढ़ा था क्यों उच्च होते हैं? क्योंकि जो आयनिक यौगिक है उनमें जो बॉन्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है ना। जो आयन्स होते हैं उनके बीच में जो स्थिर वैद्युत बल होता है, आकर्षण बल होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, इसीलिए गलनांक और क्वथनांक उनके उच्च होते हैं। और जो आयनिक यौगिक होते हैं ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। अपने गलित अवस्था में या फिर जलीय विलयन के रूप में जब वो होते हैं तो विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि अपने गलित अवस्था में या फिर जलीय विलयन में वो आयंस में टूट जाते हैं और आयंस चाहिए होते हैं, फ्री आयंस चाहिए होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, जो आयनिक यौगिक के द्वारा मिल जाते हैं। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों में आबंधन की प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है। भाई विद्युत का चालन क्यों कर पाते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, तो ये आबंधन की प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है कि मजबूत आबंध होता है, इसीलिए जो है गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। जैसा कि हमने अध्याय 2 में देखा कि अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं, है ना। यानी कि जो कार्बन यौगिक होते हैं, अधिकांश कार्बन यौगिक जो होते हैं वो खराब चालक होते हैं, है ना, खराब चालक होते हैं। उपरोक्त यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक जो कि आयनिक यौगिकों के क्वथनांक तथा गलनांक की तुलना में काफी कम है। अध्याय 3 के आंकड़ों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है। अध्याय 3 यानी कि धातु अधातु जो चैप्टर आपने पढ़ा, वहां आपने पढ़ा था आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक, है ना। ये सारे जो है आपको याद रखने पड़ेंगे, एक ऑर्डर में आपको याद रखना है। यहां आप देखो तो क्वथनांक और गलनांक जो है लगभग 1000 के पार है ना। ज्यादातर के 1000 के पार है। क्वथनांक में तो सारे के 1000 के पार है, 3120 भी है केल्विन। यहाँ पर लिथियम क्लोराइड का 887 केल्विन है और मैग्नीशियम क्लोराइड का 981 केल्विन है गलनांक। लेकिन यहाँ देखो ये यौगिक जो है ये आयनिक यौगिक नहीं है, ये कार्बन के यौगिक है, सह संयोजक यौगिक है, क्योंकि इनमें जो है
सहसंयोजक आबंध होता है ना, ये सहसंयोजक आबंध या फिर सहसंयोजी आबंध भी बोल सकते हो, कोवलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हो। देखो इनके गलनांक तो 500 पार भी नहीं है, 500 केल्विन पार भी नहीं है, गलनांक और क्वथनांक। ये आपको याद होने चाहिए। एसिटिक एसिड का गलनांक, क्वथनांक, अगर आपको ये नंबर नहीं याद रखना है कि भाई किसका कितना है, आपको ये याद रखना है, ऑर्डर आपको याद रखना है ना, ऑर्डर आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो गलनांक है, पहले हम गलनांक देख लेते हैं। ये है एसिटिक एसिड का, सबसे ज्यादा गलनांक एसिटिक एसिड का है, उसके बाद है क्लोरोफॉर्म का, और उसके बाद है एथेनॉल का, और उसके बाद है मीथेन का। अगर हम क्वथनांक की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो है एसिटिक एसिड का है, दूसरे नंबर पर एथेनॉल का है, तीसरे नंबर पर क्लोरोफॉर्म का है, और चौथे नंबर पर यहां पर मीथेन का है। तो ऐसे आपको ऑर्डर याद रखना है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद रखना है, यहां भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद रखना है, आपको जो है ऑर्डर याद रखना है, एक क्रम में याद रखना है, चाहे घटते क्रम में चाहे बढ़ते क्रम में आप याद कर लो। तो यहां पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं, जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनकी तुलना में बहुत ज्यादा होता है। कारण यही है कि जो सहसंयोजी आबंध होता है वो कमजोर होता है आयनिक आबंध की तुलना में, ठीक है, आयनिक आबंध की तुलना में कमजोर होता है ना, प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। किसमें? सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं उनमें, परमाणुओं के बीच। चूंकि अधिकांशतः ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, यहां पर विद्युत के कुचालक होते हैं का मतलब क्या हुआ कि खराब चालक होते हैं, पुअर कंडक्टर, ठीक है, पुअर कंडक्टर, खराब चालक। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। भाई आयनिक यौगिक जब अपने गलित अवस्था में होता है या फिर विलयन में होता है तब वो आयन उत्पन्न करते हैं, और आयन मुक्त आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वो विद्युत का चालन कर पाते हैं। लेकिन जो आपके सहसंयोजी यौगिक होते हैं या फिर जो कार्बन यौगिक होते हैं वो आयन की उत्पत्ति नहीं करते हैं, जिसके कारण वो खराब चालक होते हैं। कक्षा 9 में हमने विभिन्न तत्वों की संयोजन क्षमता तथा संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर इनकी निर्भरता के बारे में अध्ययन किया। अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है भाई? 6 है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। कार्बन के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा? अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो जो पहला कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और जो दूसरा कोश है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, यानी पहला कोश K कोश है और दूसरा कोश L कोश है, राइट। ये मान लीजिए कि नाभिक है, ये पहला कोश है, ये दूसरा कोश है, इसमें प्रोटॉन होगा। जो पहला कोश है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरा कोश है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। जो पहला कोश है वो K कोश है और जो दूसरा कोश है वो L कोश है। ये कार्बन के एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या 6, राइट। कार्बन में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे? संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं क्लास 9th के अंदर। संयोजकता इलेक्ट्रॉन हम लोग उसको बोलते हैं जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन का बाह्यतम कोश कौन सा कोश है? ये L कोश है ना। L कोश कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ठीक है। हम जानते हैं कि बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। जस्ट पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पार्ट 2 में बहुत ही अच्छे से कवर किया था। भाई कौन सा तत्व कितना ज्यादा अभिक्रियाशील है डिपेंड करता है कि उसकी प्रवृत्ति कैसी है अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की, या फिर बोल दो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए वो कितना उतावला है, कितना उत्सुक है, उसके हिसाब से जो है उसकी अभिक्रियाशीलता होगी। अगर वो ज्यादा उतावला है उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, यानी कि अक्रिय गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्राप्त करने के लिए तो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। कार्बन भी एक तत्व है। कार्बन भी चाहेगा
कि जो हमारे परमाणु है, कार्बन तत्व के अंदर जो परमाणु है, यानी कार्बन परमाणु भी ये चाहेगा कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो जाए, उत्कृष्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वैसा हो जाए, यानी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हमारे हो जाए। कार्बन का जो बाह्यतम कोश है वो एल कोश है, जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन है। क्या 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं। तो कार्बन भी क्या चाहेगा कि हमारे बाहर वाले कोश में जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, हमारे बाहर वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। अच्छा, अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो किसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये प्राप्त कर लेगा? नियोन जैसा, है ना। नियोन का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 होता है। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कार्बन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो नियोन जैसा यानी उत्कृष्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको मिल जाएगा। तो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या फिर नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए ही कार्बन बॉन्ड बनाता है ना, बॉन्ड बनाता है। अच्छा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या फिर नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्राप्त करने के लिए परमाणु के पास 3 तरीके होते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से खो दे, या फिर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, या फिर क्या कर ले, साझेदारी कर ले। जैसा कि हम लोगों ने आयनिक यौगिक के केस में देखा था, सोडियम पूरी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन खो देता था, क्लोरीन पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता था, वहां बनता था केटायन एनायन और वहां पर बनता था आयनिक बॉन्ड। कार्बन क्या करेगा? कार्बन को भी तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो कार्बन कौन सा तरीका अपनाएगा? क्या वो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा, या फिर कार्बन ऐसा कर सकता है कि हीलियम भी तो अपने आप में क्या है, हीलियम भी तो अपने आप में एक इनर्ट गैस है। हीलियम के पास केवल K कोश है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खो करके हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा, या फिर कार्बन साझेदारी करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा यानी कि नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा? ये सब हम लोग देखेंगे। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनका ह्रास करके इसे प्राप्त करते हैं। हम लोग अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन अगर खोया जाएगा यानी इलेक्ट्रॉन जब भी बाहर निकलेगा तो बाहर वाले कोश से ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि बाहर वाले कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं निकलेंगे और उसके भीतर वाले जो कोश है वहां से निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी किया जाएगा तो बाहर वाले कोश में ही आएगा, जो बाह्यतम कोश होगा, जिसे हम लोग संयोजकता कोश भी बोलते हैं। तो आयनिक यौगिक के केस में हम लोगों ने देखा था कि भाई सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होता है। तो सोडियम क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन खोता है, 1 इलेक्ट्रॉन खोता है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 1 प्लस चार्ज आता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2,8 हो जाता है नियोन के जैसा। हम लोगों ने यह भी देखा था कि जैसे कि क्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद Cl- बनता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आर्गन जैसा हो जाता है, जो कि एक उत्कृष्ट गैस है। फिर ये केटायन, ये सोडियम केटायन, ये क्लोरीन एनायन, इनके बीच अट्रैक्शन होगा और बनेगा सोडियम क्लोराइड, जो कि अपने आप एक आयनिक यौगिक है। तो यही चीज आपसे कहा गया है। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश से सोडियम के केस में सबसे बाहर वाला कोश कौन सा है? KLm, ये M कोश है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ था। क्लोरीन के केस में KLm सबसे बाहर वाला कोश M कोश है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन का आना जाना बाहर वाले कोश से ही होता है, यानी कि संयोजकता कोश से होता है, वैलेंस शेल से होता है। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है ना। 4 इलेक्ट्रॉन खो देगा तो हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना या खोना हो तो मान लीजिए कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन खोना है हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, तब क्या दिक्कत है ना। यानी 3 जो तरीके हैं उसमें से कार्बन कौन सा तरीका चुनेगा? मान लीजिए कोई एक तरीका चुनेगा तो बाकी के 2 तरीके जो हैं उसमें भाई क्या दिक्कत है, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। यहां आपको दिखाया गया है कार्बन के एक एटम को, जिसमें कि नाभिक में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है और बाहर में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से जो पहला कोश है K कोश, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। जो दूसरा कोश है वो है L कोश, जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4 रिनायन बना सकता है। भाई कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर बाहर से ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, बाहर से अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसके L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो क्या होगा,
ये कार्बन है ना, इसने बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन जो है आ जाएगा। ठीक, ये काम होने वाला है। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है ना, ये अस्थायी हो जाएगा, है ना, ये अनस्टेबल हो जाएगा। यानी 6 ही प्रोटॉन है और कुल मिलाकर देखा जाए तो इसको जो है 8 और 2 10 है ना। अगर बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन आ गया तो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और 2 ये 6 प्रोटॉन को खींच करके रखना है। कितने इलेक्ट्रॉन को? 10 इलेक्ट्रॉन को, कुल मिलाकर के 10 इलेक्ट्रॉन को। बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जब आएगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नाभिक में 6 प्रोटॉन है, तो यही चीज कहा जा रहा है कि भाई 6 ही प्रोटॉन को आप इतना ज्यादा भार दे देंगे कि 10-10 इलेक्ट्रॉन को, यानी 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जो है उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, तो ये मुश्किल हो सकता है ना। अतिरिक्त 4 इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए कार्बन ये तरीका नहीं अपनाता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, या फिर इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को प्राप्त करने के लिए। ठीक है भाई। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो कार्बन है ये 4 इलेक्ट्रॉन को खो दे। 4 इलेक्ट्रॉन खो देगा तो इसके पास 4+ चार्ज आएगा ना। 4 इलेक्ट्रॉन अगर खो दिया जाएगा, अब देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन खो करके C4+ धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मान लीजिए कि अभी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, नाभिक जो है क्या इस पे आकर्षण बल लगा रहा है? भाई नाभिक में प्रोटॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल होता है, तो इनके बीच में जो है स्थिर वैद्युत बल है ना, इसके बीच में स्थिर वैद्युत बल है, यानी प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। जो नाभिक में प्रोटॉन है वो सारे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो इसके लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। भाई इस आकर्षण बल को तोड़ना पड़ेगा पहले, तब इस इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा। मान लो कि आपने इसको खींच कर निकाल दिया, अब कितने इलेक्ट्रॉन टोटल बचे? स्टार्टिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे, पहले कोश में 2 और बाह्यतम कोश में 4। अब आपने 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, अब कितने बचे? 5 इलेक्ट्रॉन बचे। पहले 6 प्रोटॉन को 6 इलेक्ट्रॉन पे बल लगाना पड़ रहा था, अब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, आपने कुछ एनर्जी देकर के 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब 6 प्रोटॉन को 5 इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ रहा है, तो हर इलेक्ट्रॉन पर पहले से ज्यादा आकर्षण बल काम करेगा ना। पहले 6 लोगों को संभालना था, 6 लोग मिलकर के बाकी के 6 लोग को संभाल रहे थे, अब 5 ही बचे हैं, तो अब जो है 6 लोग बाकी के 5 लोग को और अच्छे से संभालेंगे। यही चीज है, अब 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 5 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो आकर्षण बल पहले से ज्यादा लगेगा। अच्छा, अब आपने एक और निकालना चाहा, 1 इलेक्ट्रॉन और आपने निकालना चाहा, 5 में से भी 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहा, तो क्योंकि पहले से आकर्षण बल जो है बढ़ चुका है, तो अब जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लो इसको भी निकाल दिया गया, तो अब कार्बन के पास 1 2 3 4 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो अब 6 प्रोटॉन मिल करके बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो पहले से भी ज्यादा आकर्षण बल से खींचेगा। फिर आप इसको निकालने जाएंगे, पहले से भी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यही चीज आपसे कहा जा रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आप निकालते जाओगे, आकर्षण बल जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ता जाएगा, और उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए और भी ज्यादा ऊर्जा जो है आपको देनी पड़ेगी। यही चीज आपसे कहा गया है, नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए कार्बन यह तरीका भी नहीं अपनाता है। भाई कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। यानी ना तो ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन खोएगा, ना तो ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? साझेदारी करेगा। ना तो मैं तुमसे पूरी तरह से लूंगा इलेक्ट्रॉन, ना ही मैं अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दूंगा। क्या करते हैं कि शेयरिंग कर लेते हैं। जैसे एक कमरे के अंदर 2 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं, कमरे को शेयर करते हैं, ठीक वैसे ही केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं।
हम लोग कार्बन चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो कार्बन पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। कार्बन के अलावा बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ही अणुओं का निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वो दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के ही होते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का आना जाना या फिर साझेदारी कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वही वाले होंगे तथा इनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। भाई कार्बन परमाणु जिस भी दूसरे परमाणु के साथ साझेदारी करेगा उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, जो दूसरा तत्व होगा, जो दूसरे तत्व का परमाणु होगा उसका भी उत्कृष्ट गैस विन्यास पूरा हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन ही बोलो, है ना, हीलियम को मारो गोली, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेंगे। कार्बन के यौगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने कुछ सामान्य अणुओं को हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है। अभी कहा गया था ना कि केवल कार्बन ही नहीं है भाई, अनेक ऐसे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से अणुओं का निर्माण करते हैं। तो सबसे सामान्य अणु जो है हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन से सामान्य अणु कुछ है ही नहीं, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो देखो हाइड्रोजन अणु कैसे बनता है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन के अंदर एक ही कोश है, के कोश। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। ये हाइड्रोजन का एटम है जिसके बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। हम लोग केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को ही दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, याद रखिएगा। अब हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि जो सबसे इसके नजदीक उत्कृष्ट गैस है, जो सबसे नजदीक इसके उत्कृष्ट गैस है, उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। तो इसके नजदीक हाइड्रोजन के जस्ट बाद हीलियम आता है। हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है, तो हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। यानी बाह्यतम कोश में, के कोश में, जैसा कि हीलियम के केस में होता है, एक ही कोश है के कोश, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन भी चाहेगा कि हमारे के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, हमारे के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो अभी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो हाइड्रोजन क्या करेगा कि अपने ही जैसे दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। समझ में आया आपको? थोड़ा और हम लोग हटाकर बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को। ये इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। क्या होगा अब यहां पर, ये हाइड्रोजन जो है इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा और ये हाइड्रोजन जो है इसके इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे साझा कर लेगा। अब देखो इस वाले हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन के भी बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो ऐसे बन जाता है यहां पर हाइड्रोजन अणु। ठीक, यहां पर आपको दिखाया गया, ये हाइड्रोजन दिखाया गया जिसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है जिसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों ने साझा कर दिया और यहां पर क्या बन गया, H2 अणु। परमाणु से अणु बन गया ना, ये बन गया H2 अणु। तो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको दिखाया गया है, जैसा मैंने आपको यहां पर दिखाया हुआ है। अब जो मैंने आपको समझाया वही चीज जो है यहां पर मेंशन है, फटाफट से हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपने पहले अध्ययन किया है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, तो इसके के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तथा के कोश को भरने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। के कोश में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है। हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु बोल रखा है यहां पर, जो कि गलत है। हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु नहीं, हाइड्रोजन का प्रत्येक परमाणु, है ना। हाइड्रोजन का प्रत्येक परमाणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेता है। तो यहां पर मिस्टेक है ना। ये भी परमाणु, ये जो 2 परमाणु है, दोनों ने क्या किया, हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो कि एक इनर्ट गैस है, इसके जैसा विन्यास प्राप्त कर लिया। जिसके के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दोनों हाइड्रोजन परमाणु के के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदुओं अथवा क्रॉस का उपयोग कर सकते हैं। हम जैसे मैंने यहां पर बिंदु बनाया, आप चाहे तो क्रॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहां पर देखो, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना था किसका, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हाइड्रोजन परमाणु का है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हाइड्रोजन परमाणु का है।
अब हम लोग जो ऐसे बना देते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया हाइड्रोजन अणु का। अब यहां पर देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों परमाणुओं के बीच में एक ऐसे डंडा खींच देते हैं, है ना, एक ऐसे रेखा खींच देते हैं छोटा सा। इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजी एक आबंध बनाते हैं। इस आबंध को दो परमाणुओं के बीच एक रेखा के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, जैसा चित्र 4.2 में दिखाया गया है ना, इसकी बात की जा रही है। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों परमाणुओं के बीच में एक ऐसा रेखा खींच देंगे। ये बॉन्ड को दिखा रहा है। ये कौन सा बॉन्ड है, ये है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी आबंध। ठीक, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजकता क्या होगी? क्लोरीन के बारे में पूछ रखा है, क्लोरीन के बारे में पूछ रखा है। तो क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या 17 है, यहां पर दे भी रखा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8, 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हम लोगों ने लिख लिया। K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, M कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। जो तीसरा कोश है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन। M कोश इसका संयोजकता कोश है, बाह्यतम कोश है। संयोजकता क्या होगी? वैलेंसी क्या होती है? बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या फिर इनर्ट गैस एलिमेंट का, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी की जाती है, उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्लोरीन या तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा। तो ऐसे में हम बोलेंगे क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी 1 है। क्लोरीन द्विपरमाणुक अणु Cl2 बनाती है ना। क्लोरीन अणु का मतलब Cl2, इसके एक अणु में 2 परमाणु क्लोरीन के। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं? याद रखिए कि केवल संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन को ही चित्रित करते हैं हम लोग। तो यहां देखो, ये क्लोरीन का एक परमाणु मैंने बनाया, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन बोल तो बात एक ही है, केवल हम लोग उसको दिखाते हैं डॉट स्ट्रक्चर में। तो पहले हम लोग क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन को दिखा देंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये एक 7। एक दूसरा क्लोरीन परमाणु लेते हैं, इसका भी हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 7वां इलेक्ट्रॉन। अब इस वाले क्लोरीन को भाई 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा? ये इस वाले क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा। इस वाले क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा। ठीक, अब इस वाले क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, इस वाले क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है यहां पर, तो हम इन दोनों क्लोरीन परमाणुओं के बीच में एक डंडा ऐसे लगाएंगे, एक रेखा खींचेंगे, ये हो गया हमारा Cl2 अणु। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसका? क्लोरीन का। ठीक, कौन सा बॉन्ड है? सहसंयोजी आबंध है ना, कोवैलेंट बॉन्ड है। ये हम लोगों ने पूरा कर दिया है ना, जो यहां पर है, ये जो पैराग्राफ है, यही चीज यहां पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच द्वि आबंध का बनना दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के L कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग यहां पर देख लेते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं 2,6। K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी ना वैलेंसी। देखो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन 2 ये एक्सेप्ट करेगा, खोएगा नहीं, एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या फिर क्या करेगा? साझेदारी में 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वैलेंसी कितनी? 2, वैलेंसी 2। तो ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे भाई?
पहले ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन का सिंबल लिखेंगे यहाँ पे, और बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसको दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। एक दूसरा ऑक्सीजन परमाणु लेते हैं, इसके बाह्यतम कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये ऑक्सीजन परमाणु इस वाले ऑक्सीजन परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा और ये ऑक्सीजन परमाणु इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा। अब यहां पर देखो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, यानी हर एक एटम के कितने इलेक्ट्रॉन साझा में गए हैं। तो हर एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन साझा में गए हैं ना, इसके भी ये 2 इलेक्ट्रॉन साझा में गए हैं, इसके भी ये 2 इलेक्ट्रॉन साझा में गए हैं। क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो जो एटम्स होंगे उनमें हम लोग 2 डंडा खींचेंगे। ठीक है, 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो इसमें हम लोग 2 डंडा खींचेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो इस वाले ये एक बॉन्ड को दिखा रहा है, ये एक बॉन्ड को दिखा रहा है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, लेकिन एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन साझा में है। तो अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो हम लोग एटम्स के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड खींचते हैं, इसको हम लोग डबल बॉन्ड बोलते हैं, है ना, 2 लाइन है ना तो डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है तथा इसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, जिससे हमें चित्र 4.3 के अनुसार संरचना प्राप्त होती है। छूट गया यहाँ पर, है ना, चलो ऐसी संरचना बनती है। ठीक, तो ये ऑक्सीजन हमारे पास अणु बन जाता है। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के 2 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणुओं के बीच द्वि आबंध बनना कहते हैं, डबल बॉन्ड का बनना कहते हैं। समझ में आया? कहीं भी आप डबल बॉन्ड देखते हैं तो आप क्या समझेंगे कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है ना, इसमें इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आप समझेंगे। यानी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन साझे में जाएंगे तब जाकर के डबल बॉन्ड बनेगा। अगर एक एटम के एक ही इलेक्ट्रॉन साझे में जाते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या आप जल के अणु को चित्रित कर सकते हैं? जल का अणु ऐसा है, H2O होता है, 2 हाइड्रोजन का परमाणु, 1 ऑक्सीजन का, जिसमें ऑक्सीजन के 1 परमाणु एवं हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंधन की प्रकृति को दर्शाया गया हो। इस अणु में एक आबंध है अथवा द्वि आबंध है, यानी सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन है जिसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में। हमारे पास ऑक्सीजन है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास हाइड्रोजन है जिसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोगों ने एटम्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख लिए। अब देखो हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा। ऑक्सीजन को, भाई ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा और 1 इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये ऑक्सीजन जो है ऐसे साझा कर लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का है, 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का है। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में अब कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है H2O का। अब देखो यहां पर ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन परमाणु है, इनके बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक का 1-1 इलेक्ट्रॉन साझे में गया है। तो ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड आएगा। ये जो हाइड्रोजन है, ये जो ऑक्सीजन है, इसके बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो यहां भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ऐसे सिंगल बॉन्ड आएगा। तो इसमें एक आबंध है, यानी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है ना, डबल बॉन्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा आबंध होगा, तो इसको पढ़ेंगे बाद में, पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5। ठीक, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। 8 पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ठीक है, या तो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ले या फिर साझे में कर ले। तो हम लोग नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वही हम लोग केवल दिखाएंगे। तो 1 2 है ना,
3 4 5, राइट। एक दूसरा हम लोग नाइट्रोजन एटम लेंगे, 1 2 3, थोड़ा सा और पास बना लेते हैं, 1 2 3, इसका भी 1 2 3। तो ये दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं जिनके हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। अब क्या होगा, इस नाइट्रोजन को बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये इस वाले नाइट्रोजन के एटम के साथ जो है साझा कर लेगा इसके इलेक्ट्रॉन के साथ। अब देखो 3 3 6 और 2 8, ये नाइट्रोजन एटम जो है इस वाले नाइट्रोजन के इस 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा। अब यहां पर देखो प्रत्येक एटम के कितने इलेक्ट्रॉन साझे में गए हैं, तो इसका भी 3 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर एटम्स के बीच 3 डंडा हम लोग खींचेंगे, इसे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, इसे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। तो जो हम लोग नाइट्रोजन अणु ऐसे लिख बनाते हैं, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक। तो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, इसके बीच में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। प्रत्येक एटम के 3 इलेक्ट्रॉन साझे में गए हैं, कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन साझे में है। अब पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजन क्षमता क्या होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 है और वैलेंसी इसकी 3 है, वैलेंसी इनकी 3 है क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है। नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु जो है नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन देता है, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर जो है प्राप्त होते हैं, एक पेयर ये इस बॉन्ड में, दूसरा पेयर इस बॉन्ड में, तीसरा पेयर इस बॉन्ड में। इससे 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड का बनना कहा जाता है। N2 के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तथा इसके त्रिआबंध को चित्र 4.4 के अनुसार दर्शाया जा सकता है, ये आपको दिखाया गया है, ठीक है। नाइट्रोजन अणु, तो हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन अणु में ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन एटम्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये आप याद रखेंगे। अगर हम क्लोरीन लेते हैं तो आपने देखा सिंगल बॉन्ड क्लोरीन एटम्स के बीच, और आपने H2O में देखा ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, यानी इस प्रकार से बॉन्ड बनता है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अमोनिया के अणु का सूत्र NH3 है। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि कैसे सभी 4 परमाणुओं को उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त हुई। इन अणुओं में एक द्विव अथवा त्रिकोण सा आबंध होगा, यह आपको बताना है। यह अमोनिया है NH3। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए। तो 1 2 3 4 5, ठीक। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये होगा, ठीक। तो अब देखो थोड़ा बड़ा बनाते हैं। 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तीनों का हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लिया। अब यहां पर देखो आप, ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करेगा, हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा। ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करेगा, ये भी अपना डुप्लेट पूरा करेगा, राइट। और ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन को मिलाकर के 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। बाहर के कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 और चाहिए। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे साझा कर लेगा, ठीक है। अब देखो इसके पास 1 2 3 4 5, जो इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन है, साझे में आया ये 6, ये 7, ये 8। तो यहां पर देखो आप, ये नाइट्रोजन, इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है भाई, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड आएगा, ऐसे ही सारे में सिंगल बॉन्ड आएगा। ये आपका हो गया अमोनिया NH3। तो इसमें एक यानी कि ट्रिपल बॉन्ड आया है ना, सॉरी सिंगल बॉन्ड आया है ना, केवल सिंगल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया है, अमोनिया में नहीं होता है, ठीक। तो अब तक हम लोगों ने ऐसे अणु को देखा जिसमें कार्बन नहीं थे, ठीक है।
हम लोगों ने बस ये समझा कि कैसे साझेदारी जो है होती है और कैसे कोवैलेंट बॉन्ड जो है बनते हैं। अब हम मीथेन को देखते हैं, जो कार्बन का यौगिक है। ईंधन के रूप में मीथेन का अधिक उपयोग होता है, यानी ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में मीथेन का उपयोग ज़्यादा होता है। यह बायोगैस एवं संवर्धित प्राकृतिक गैस सीएनजी का इस्तेमाल आजकल खूब होता है वाहनों को चलाने के लिए। तो सीएनजी है या फिर जो बायोगैस है या फिर गोबर गैस है, इसका प्रमुख घटक जो है बायोगैस और सीएनजी क्या है, ईंधन है, जिसका प्रमुख घटक जो है मीथेन होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है ना, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है। भाई कार्बन के जितने भी सरल यौगिक होते हैं उनमें से एक है मीथेन। मीथेन का सूत्र जो है CH4 होता है, जो आपको कंठस्थ होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन की संयोजकता एक है। हम जानते हैं कार्बन चतुः संयोजक है क्योंकि इसमें 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। चतुः संयोजक का मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी में इसे टेट्रावैलेंट बोलते हैं। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या हुआ कि इसमें 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। इसकी वैलेंसी भी 4 होती है। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहर से भी इनको 4 ही चाहिए होते हैं। तो वैलेंसी भी, संयोजकता भी 4 बोलेंगे और संयोजकता भी 4 बोलेंगे और संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी 4 है, दोनों 4-4। चतुः संयोजक का मतलब क्या हुआ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, राइट। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है। अब देखो ये कार्बन है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन का अगर हम बनाने जाएंगे तो ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये कार्बन है 2,4, बाहर के कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन यहां पर 4 है, ये हाइड्रोजन है भाई, ये मैंने इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाया, क्रॉस से दिखाया है ना। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना बाह्यतम कोश में, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हैं। अब यहां पर देखो, ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करेगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ। कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करेगा ये सारे हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको साझे में लेते हुए, ठीक। तो अब देखो ये जो कार्बन है इसके पास खुद का तो अपना बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है ही, बाहर से 1 2 3 4 हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो अब देखो यहां पर कैसे हम बॉन्ड दिखाएंगे लाइन खींच करके। ये कार्बन है, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ऐसे ही यहां भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन। ये मीथेन की संरचना है, ठीक। एक सिंगल बॉन्ड यानी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है प्रत्येक एटम के, और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है प्रत्येक एटम्स के। इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं, ठीक। सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन के एक पेयर के साझे से। जैसे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है, डबल बॉन्ड बनाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर्स होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर्स होते हैं। तो इससे क्या बनता है, सहसंयोजी आबंध बनता है। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है लेकिन इनके अंतर आणुक बल दुर्बल होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपके पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस में बहुत सारे हाइड्रोजन के अणु होंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन के अणु होंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन के अणु होंगे। तो आपसे कहा यह जा रहा है कि देखो हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो ये बॉन्ड तो चलो फिर भी मजबूत है, आयनिक बॉन्ड इतना मजबूत नहीं है, ठीक है, उससे कंपेयर नहीं किया जा रहा है। यहां पर कंपेयर किया जा रहा है कि एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है और अणु के बीच में जो बॉन्ड है उसमें कंपेयर किया जा रहा है कि एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है वो तो प्रबल है, ठीक, लेकिन अणुओं के बीच में जो बॉन्ड है ये दुर्बल है। ये आपसे कहा जा रहा है
कि ये हाइड्रोजन का एक अणु, ये हाइड्रोजन का एक अणु, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, अंतर अणुक बल जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल है वो दुर्बल है ना, लेकिन एटम्स के बीच में जो लग रहा है वो प्रबल है। क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतर अणुक बल दुर्बल है, इसीलिए इन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। देखो, क्वथनांक और गलनांक डिपेंड करता है अणुओं के बीच में या फिर सूत्र इकाई के बीच में लगने वाला, है ना, या फिर आयंस के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है। तो क्योंकि इस वाले केस में कमजोर होता है तो क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं, सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। अब देखो यहां पर भी मिस्टेक है, आवेशित कण कहां बनते हैं? आवेशित कण नहीं बनते हैं, अनावेशित कण बनते हैं, है ना। यहां पर क्या होना चाहिए? अनावेशित कण बनते हैं। आवेशित कण का मतलब आयन, है ना, यहां पर आयन नहीं बनेगा, ठीक है, आयन यहां पर नहीं बनेगा। अनावेशित कण का मतलब चार्ज्ड पार्टिकल। देखो चार्ज्ड पार्टिकल जैसे सोडियम है चार्ज्ड पार्टिकल, क्लोरीन है चार्ज्ड पार्टिकल, है ना, Mg+2 है चार्ज्ड पार्टिकल। ये सब कैसे बना है? इलेक्ट्रॉन के त्याग से या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। यहां पर क्या होता है? यहां पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो इससे कोई चार्ज्ड पार्टिकल नहीं बनता है। चार्ज पार्टिकल नहीं होता है, इसीलिए ये विद्युत के क्या होते हैं? खराब चालक होते हैं। विद्युत के कुचालक का मतलब विद्युत के खराब चालक होते हैं, पुअर कंडक्टर, ठीक है, पुअर कंडक्टर। अब हम लोग कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ते हैं। अपरूप को हम लोग अंग्रेजी में एलोट्रॉप बोलते हैं। प्रकृति में कार्बन तत्व, प्रकृति में देखो क्या लिखा हुआ है, कार्बन तत्व, कार्बन एलिमेंट, यौगिक नहीं है, अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। यानी ये जो कार्बन एलिमेंट है, ये जो कार्बन एलिमेंट है आपको अलग अलग रूपों में दिखेगा, जिनके भौतिक गुणों में अंतर होता है। रासायनिक गुणों में अंतर नहीं होगा, क्योंकि सब तो कार्बन ही है भाई। कार्बन एक तत्व है, इसका अपना एक रासायनिक गुण होगा, लेकिन भौतिक गुण जो है अलग अलग हो सकता है। रासायनिक गुण एक ही होगा, है ना, अलग अलग रूप में आपको दिखेगा, अलग अलग फॉर्म में आपको दिखेगा। जैसे कि हीरा है एक फॉर्म, है ना, एक फॉर्म क्या है? हीरा है। दूसरा फॉर्म ग्रेफाइट है। तीसरा फॉर्म ये फुलेरीन है, जिसे हम लोग C60 भी बोलते हैं। तो हीरा, ग्रेफाइट, ये दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर इनमें अंतर होता है। हीरे में केवल कार्बन के ही एटम्स हैं, दूसरे तत्व के परमाणु नहीं है, केवल कार्बन के ही परमाणु हैं। इसीलिए हीरा को कार्बन का शुद्ध रूप कहा जाएगा, केवल कार्बन के ही परमाणु हैं। ऐसे ही ग्रेफाइट जो है, इसमें भी केवल कार्बन के ही परमाणु हैं, कोई दूसरे तत्व का परमाणु नहीं है। ग्रेफाइट भी कार्बन का शुद्ध रूप कहा जाएगा। तो हीरे और ग्रेफाइट का जो अगर आप भौतिक गुणधर्म देखोगे तो इनमें बहुत अंतर होता है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, लेकिन ग्रेफाइट बड़ा ही फिसलनदार होता है, स्मूथ होता है, हम लिख भी पाते हैं ग्रेफाइट से, ठीक है। और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, हीरा कुचालक है। तो दोनों ही शुद्ध रूप है कार्बन का, केवल कार्बन के ही परमाणु हैं, लेकिन इनके भौतिक गुणों में अंतर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हीरे में भी बहुत सारे परमाणु हैं, ग्रेफाइट में भी बहुत सारे परमाणु हैं कार्बन के, लेकिन हीरे में जो कार्बन के परमाणु हैं वो अलग तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं, उनका अरेंजमेंट अलग तरीका है। ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन के परमाणु है उनका जो अरेंजमेंट है, वहां पर जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो अलग टाइप से बन रहे हैं। दोनों में सहसंयोजक आबंध ही है, लेकिन उनका अरेंजमेंट अलग अलग तरीके के होने के कारण इनके भौतिक गुणों में जो है आपको अंतर देखने को मिलता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है, भौतिक गुणों की बात की जा रही है। अब यहां पर ध्यान से सुन लीजिए, यहां से एग्जाम में खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, कार्बन के अप्रूप से। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। हीरे के अंदर एक कार्बन परमाणु, मान लीजिए कि ये हीरा का एक कार्बन परमाणु है ना, हीरा के अंदर प्रत्येक कार्बन परमाणु, ठीक है, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बॉन्ड बना के रहता है इस प्रकार से।
ये हीरा का ये एक कार्बन परमाणु है, ये देखो 1 2 3 4, 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ऐसे ही ये जो कार्बन है ये भी 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी 4 अन्य के साथ, ये भी 4 अन्य के साथ, ये भी 4 अन्य के साथ। और कार्बन जो है इस प्रकार से सिंगल सिंगल जो है मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तभी तो इसके बाह्यतम कोश में यानी तभी इसका वैलेंसी जो है कंप्लीट होगा, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, टोटल बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे सिंगल सिंगल करके सिंगल सिंगल बॉन्ड जो है मैक्सिमम 4 ही बना सकता है। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है और 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ वो बॉन्ड बना के रहता है, ठीक, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। ये जो संरचना बनती है ये 3 डायमेंशनल होती है। एक प्लेन में आपको ये संरचना नहीं मिलने वाली है। जैसे मेरा हाथ जो है ये पूरा एक प्लेन है, तो ये जो संरचना है आपको एक प्लेन में नहीं आने वाली है, ठीक है, एक प्लेन में नहीं आएगी। 3D है, जैसे 3D आप देखते हो तो एक प्लेन में थोड़ी होता है। एक तो मूवी आप 2D देखते हो, 3D देखते हो, 2D में एक पर्दे पर चलता है ना, एक ऐसा पर्दा होता है और उस पर चलता है। जब आप 3D चश्मा लगाते हो तो एक डेप्थ आ जाता है, ऐसा लगता है कुछ पार्ट जो है स्क्रीन से निकल करके आपके सामने आ गया है। तो एक तो स्क्रीन एक प्लेन है और दूसरा आपके पास आ गया, तो 2 प्लेन यहां पर इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, या फिर एक से ज्यादा प्लेन आप बोल सकते हो। तो 3 डायमेंशनल है, एक प्लेन में आपको जो है ये संरचना नहीं मिलने वाली है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। हीरे के अंदर प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणु के साथ बॉन्ड बना करके रहता है और 3 डायमेंशनल आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है भाई। ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, ठीक। ग्रेफाइट के केस में क्या होगा कि एक कार्बन परमाणु, जैसे यहां पर देख लो आप, ये एक कार्बन परमाणु है, ये अन्य 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना, 1 2 3, राइट। अच्छा, 3 बॉन्ड बना रहा है यहां पर, देखो ध्यान से देखो, ये एक कार्बन परमाणु है, ये एक कार्बन परमाणु है, तो ये अन्य 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, अन्य 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर मान लो ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड आप बनाते हैं, है ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड अगर आप ऐसे बनाते हैं तो देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, भाई 6 ही इलेक्ट्रॉन हुआ, है ना। अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो टोटल तो 4 बॉन्ड बनने चाहिए, तभी जाकर किसका वैलेंसी कंप्लीट होगा। ऑक्टेट पूरा जो है अभी नहीं हुआ है। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो हो, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो चुकी है, 1 इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है कि एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक। अब काउंट करो, 1 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यही चीज आपसे कहा है। अच्छा, यहां पर जो है जो संरचना बनती है वो एक ही प्लेन में आप बना सकते हो, एक सिंगल प्लेन में। तो ये पूरी संरचना जो है वो एक प्लेन में है, ठीक। ये पूरी संरचना जो है वो एक प्लेन में है, ये एक प्लेन है, यहां पर एक संरचना है, ये ऊपर वाली लेयर्ड होती है। ये चीज ग्रेफाइट में जो संरचना होती है वो लेयर्ड होती है, ठीक। एक संरचना ऐसे लेयर में है, एक ये लेयर है, ऐसे एक इसके ऊपर लेयर है, एक उसके ऊपर लेयर है, और प्रत्येक लेयर के बीच में भी बॉन्ड होता है, एक बहुत ही कमजोर बॉन्ड होता है जिसे वीक वंडरवाल फोर्स बोलते हैं, है ना, वीक वंडरवाल फोर्स हम लोग बोलते हैं। यानी ये जो एक लेयर है, ये जो एक लेयर है और ये जो एक लेयर है, इसके बीच में कौन सा फोर्स होता है? वीक वंडरवाल फोर्स होता है, ठीक है, वीक वंडरवाल्स फोर्स होता है। ये एक कमजोर, बहुत ही कमजोर वंडरवाल फोर्स होता है, बहुत ही कमजोर, भाई इतने कमजोर होते हैं कि ये लेयर्स जो है आपस में स्लिप करते हैं, है ना, आपस में स्लिप करते हैं। और यही कारण है कि आप पेंसिल में ग्रेफाइट ही होता है जिससे आप लिख पाते हो, है ना, पेज पर जो है आप लिख पाते हो, इसी लेयर के फिसलन के कारण, स्लिपरी नेचर के ये ग्रेफाइट होते हैं। तो हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य के साथ बॉन्ड बना रहता है। ग्रेफाइट के अंदर प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसमें से एक जो है डबल बॉन्ड होता है, यहां पर लिखा भी हुआ है। इनमें से एक द्विआबंधी होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है, ठीक है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। बाह्यतम कोश में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। हीरे की संरचना जो है 3 डायमेंशनल है। उसके बाद ग्रेफाइट की संरचना जो है, यानी ग्रेफाइट जो एक कार्बन अन्य 3 के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, ये सब एक ही तल में हो जाएगा, है ना, जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है। षटकोणीय व्यू ये है ना, षटकोणीय व्यू, इसको बोलते हैं षटकोणीय व्यू।
हेक्सागोनल ऐसी संरचना जो है दिखाई पड़ती है, षटकोणीय व्यू। ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है ना, ये एक प्लेन में, ये एक प्लेन में, लेयर्ड है ना, एक प्लेन में, ये एक प्लेन हो गया, इसी के नीचे एक दूसरा लेयर है एक प्लेन में, और इन लेयर्ड के बीच में जो है वान डेर वाल फोर्स होता है। यहां पर देखो आप आगे, ये हीरे की संरचना है जो कि 3 डायमेंशनल होती है और हम इसको 2D बोलते हैं, है ना। ये 2D संरचना, ये 2D संरचना। ये C60 है, अगेन ये 3 डायमेंशनल है। इन दो विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे एवं ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं, है ना, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। रासायनिक गुणधर्म एक समान होंगे क्योंकि सब के सब जो है कार्बन एटम से ही बने हुए हैं, तो जो कार्बन का रासायनिक गुणधर्म वही हीरे और ग्रेफाइट का हो जाएगा। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बोलेंगे हीरा, राइट, आप क्या बोलेंगे? हीरा। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना होता है ना, और फिसलनशील होता है। ये सब आप याद रखिएगा, चिकना है, फिसलनशील है, कौन? ग्रेफाइट। और हीरा का इस्तेमाल जो है ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में होता है, सॉरी हीरा नहीं, ग्रेफाइट का इस्तेमाल ये पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि शुष्क स्नेहक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है मशीनों में खास करके, क्योंकि फिसलनदार है, चिकना है। पिछले अध्याय में आपने जिन अधातुओं के बारे में अध्ययन किया उनके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है ना, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। देख रहे हो आप कितना अंतर है। हीरे से, कार्बन से ही हीरा बना हुआ है, कार्बन से ही ग्रेफाइट बना हुआ है, लेकिन जो ग्रेफाइट है विद्युत का सुचालक है, जबकि जो हीरा है ये विद्युत का कुचालक है। अब देखो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक क्यों है, ये चीज भी आप समझ लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन अन्य 3 के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक। ये दूसरा कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये दूसरा कार्बन, इस प्रकार से 3 कार्बन बना लिए। अब देखो ये जो कार्बन है, प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये भी कार्बन 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, लेकिन हम लोग एक कार्बन को यहां पर उठा लेते हैं। ये देखो इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये इसके साथ बॉन्ड बनाया। अब देखो ये जो कार्बन है इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया है? इसके साथ बॉन्ड बनाया तो बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ बनाया तो 2 और 2 4 हो गया, फिर इसके साथ बनाया तो टोटल 6 हो गया, और ये एक 7 है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? फ्री है, ठीक है, ये फ्री है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है पूरी संरचना में। बहुत सारे कार्बन है, सबके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, सबके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसे हम लोग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यही इसी इलेक्ट्रॉन के कारण जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आता है, ठीक है। डबल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है भले ही मैंने एक जगह दिखाया हुआ है, लेकिन हम बोलते हैं कि इसमें डबल, इस पूरे बॉन्ड में जो है डबल बॉन्ड, इस पूरे बॉन्ड में यहाँ सब जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है इसमें से एक द्विव आबंध होता है, तो मैंने एक जगह बना करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। यूजुअली डबल बॉन्ड छोटा होता है, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, लेकिन एक्चुअल में ये सारे बॉन्ड के लेंथ सेम होते हैं, जो ये दिखाता है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है हर जगह आता है ना, यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है। क्यों आता है? इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। जब यहाँ आएगा तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, जब यहाँ आएगा तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, है ना। मान लो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड जब आएगा तो इधर नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, जब यहाँ पे आएगा तब इस दोनों जगह पर नहीं होगा। तो ये जो है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 11th 12th में तो आपको पता होगा, वरना हम लोगों को नहीं पढ़ना है। बस यूं समझ लो आप, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि हम जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके कारण ही जो धातुएं होती है वो सुचालक होती हैं। यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसके कारण ये विद्युत के सुचालक है, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आता है। तो ग्रेफाइट में हम केवल सिंगल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, हम केवल डबल बॉन्ड भी नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ग्रेफाइट के अंदर जो है सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं ग्रेफाइट, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
जैसे बेंजीन आपने देखा होगा, बेंजीन की ये संरचना है ना, ऐसे भी आपने देखा होगा, ऐसे भी आपने देखा होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, और आपने ऐसे भी देखा होगा, ऐसे भी देखा होगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? आपने बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहां भी बनाकर दिखा दिया, आपने यहां भी दिखा दिया, इसमें तो यहां पर नहीं दिखाया था, लेकिन इसमें तो दिखा रहा है, आपने दिखा रखा है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़िया क्या है, ये वाला जो ये दिखा रहा है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इन सारे में, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे डीलोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां भी है, मतलब यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, यहां भी है। यही कारण है कि सारे बॉन्ड जो होते हैं सेम लेंथ के होते हैं। अदरवाइज क्या होना चाहिए, ये वाला बॉन्ड लंबा होना चाहिए, ये वाला बॉन्ड छोटा होना चाहिए, ये बॉन्ड लंबा, ये छोटा, लेकिन एक्चुअल में सारे बॉन्ड जो है सेम लेंथ के होते हैं कार्बन कार्बन के बीच, क्योंकि पाई बॉन्ड कैरेक्टर, जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये सारे जगह आता है, इसीलिए हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। ये सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया जाता है। सेम कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर होता है, जो मैंने आपको समझाया। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, अगर यहाँ है तो यहाँ नहीं, है ना। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है हर जगह आता है। खैर इतना हमें नहीं जानना है, केवल आप इतना याद रखिए कि जो 3 बॉन्ड बनता है उसमें से एक डबल बॉन्ड होता है, जितना आपको पढ़ना है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। भाई मैन मेड हीरा भी होता है ना, जो लैब में तैयार किया जाता है। संश्लेषित हीरा भी होता है। संश्लेषित हीरा कैसे बनता है, जो शुद्ध कार्बन होता है उसको उपचारित किया जाता है उच्च दाब एवं ताप पर, है ना। हाई प्रेशर एवं टेम्परेचर पे रखा जाता है शुद्ध कार्बन को, तो हीरा बनता है। जो ये संश्लिष्ट हीरे होते हैं, मानव निर्मित जो हीरे होते हैं, ये छोटे होते हैं, लेकिन प्राकृतिक हीरे जो होते हैं उनसे ये अभेदनीय होते हैं, यानी आप अंतर पता नहीं कर पाओगे। प्राकृतिक हीरे जैसी ही चमक होती है, लेकिन ये साइज में छोटे होंगे, लेकिन आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे जल्दी आसानी से, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो, कि ये नेचुरल है या नहीं है। उसके बाद एक तीसरा अपरूप है फ्लोरीन। फ्लोरीन कार्बन अपरूप का एक अन्य वर्ग है, एक अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। फ्लोरीन को ही कार्बन 60 बोलते हैं, क्योंकि इसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसकी संरचना देखो ऐसे फुटबॉल जैसी होती है। चूंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इसे अणु को फ्लोरीन नाम दिया गया। अमेरिका के आर्किटेक्ट थे एक बकमिंस्टर फुलर। इन्होंने एक गुंबद डिजाइन किया गया, इन्होंने एक गुंबद बनाया था, डिजाइन किया था, जियोडेसिक गुंबद हम इसे बोलते हैं, है ना। ये कुछ गुंबद ऐसा होता है जिसमें देखो ऐसे कई सारे ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्रायंगल्स होते हैं इस जियोडेसिक डोम में। ये जियोडेसिक डोम है, अर्धगोला, हेमीस्फीयर, जिसमें देखो बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं। इसी को जियोडेसिक गुंबद बोलते हैं, जिसको डिजाइन किया था बकमिंस्टर फुलर। और इसी के जैसी जो है इस C60 की संरचना दिखने में लगती है, इसीलिए इसे फ्लोरीन भी कहा जाता है इस बकमिंस्टर फुलर के सम्मान में, राइट। ये भी कार्बन का अपरूप है। अब आपसे पूछा जाता है ये प्रश्न, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो कार्बन का अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखो तो हम लोग क्रॉस से दिखा देते हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का आप देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 5 6। हमें CO2 बनाना है तो हम ऐसे बना सकते हैं, ये कार्बन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये ऑक्सीजन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 4 और यहां पर 6 कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये सब जो है आपको प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा कि भाई कैसे साझेदारी जो है करवानी है, ठीक। इस ऑक्सीजन को
बायतम कोश में 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहर से भाई, तो कार्बन के इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा, ये इस वाले के साथ, और कार्बन की बारी है अब, ये कार्बन ने ऐसे साझा कर लिया। 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, तो यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर भी ऐसे डबल बॉन्ड, ये बन गया CO2। ठीक है, CO2 की संरचना जो है यही होती है।